Shri Shamsher Singh in the house. Respected Chair, हम काफ़ी देर से जम्मू कश्मीर के मुतालिक चर्चा विचार हो रहा था। हमारे बड़े भाई व वरिष्ठ नेता आजाद साहब ने जिस प्रकार से इस बात को कश्मीर के पर चिंता जताई और जम्मू कश्मीर का दर्द जिस प्रकार दिखाया गया, इसमें वास्तविकता सच्चाई क्या है उस पर आना चाहिए। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील प्रदेश है, वहाँ की समस्या आज की नहीं, 90 की नहीं, जब जन के देश जो आज़ाद हुआ था 1947 में, तब से ये समस्या नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई बात लेकर हमेशा आती रही है। नित्य प्रतिदिन वहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार कवालियों द्वारा कश्मीर में हमला और हमला होने के उपरांत इस कश्मीर को बचाया गया, जम्मू भारत के साथ मिलाया गया, तब से पाकिस्तान की निगाह जम्मू पर है, जम्मू कश्मीर पर है। वो किस प्रकार जम्मू कश्मीर को देखता है हम सब देखते हैं। सरकारें कहीं आई होंगी, कहीं गई होंगी, देश की सरकारें भी आई होंगी, प्रदेश की सरकारें भी आई होंगी, मिलीजुली सरकारें भी बनी होंगी। हम सच जानते हैं कि वहाँ कोई ना कोई समस्या हमेशा उत्पन्न होती रही है। 53 में सरकार इनके बदली जब बनी, पहली सरकार थी, और उसके बाद 1964 1963 में शायद कांग्रेस की सरकार बनी होगी, और स्मूथली कुछ चीज़ें संभलना शुरू हुई थी। बीच में 1974 में द्वारा सरकार बदलने के बाद एक नेता को लाया गया, और लगातार फिर 1983 से लेकर आज तक जिस प्रकार का सारा वातावरण, अगर हम इतिहास को खोलने की कोशिश करें, इतिहास को खंगालने की कोशिश करें, तो हम सबके ध्यान में आया कि 1983 से लेकर आज तक वहाँ पे हुआ क्या है, कश्मीर जला क्यों है, जम्मू कश्मीर में समस्याएं उत्पन्न क्यों हुई हैं, जम्मू कश्मीर में समस्या लाने वाला कौन था। वो व्यक्ति सारे सामने आ जाते हैं। वह केवल एक दल की बात नहीं, किसी एक पार्टी की बात नहीं, एक व्यक्ति की बात नहीं, वो उसमें बहुत सारी चीजें मिली जुली हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जब इस देश के, जब प्रदेश के बारे में विचार किया जाएगा, तो सेंसिटिव स्टेट होने के नाते इस पर विचार उसी प्रकार से होना चाहिए जैसे बाकी देश से नहीं हम कर सकते, बाकी प्रदेशों में नहीं कर सकते। इसका अलग प्रकार से विचार करना होगा, अलग प्रकार से सोचना होगा। वहाँ पे हमारी कितने देशों के साथ हमारी सीमाएं लगती हैं, वह देश किस प्रकार हम पे इनके हमलावर हैं, किस प्रकार के जातियां कर रहे हैं, किस प्रकार की वारदातें कर रहे हैं, और किस प्रकार के वो अंजाम देने पर लगे हुए हैं, इन सब चीज़ों पर भी हमें देखना होगा। जहाँ पे बैठकर हम चर्चा करते हैं, बहुत सारे बंधु जम्मू कश्मीर से वाबस्ता भी होंगे, हम डेलीगेशन में गए होंगे, वहाँ पे बात भी सुनी होगी, और कई चीज़ें मैं सुनने को देख रहा हूँ कि किस प्रकार के वहाँ के नौजवान हैं, उन पर जातियाँ होती हैं। मैं मानता हूँ कि जातियाँ होती होंगी, लेकिन जातियाँ होती क्यों हैं वो भी सोचना पड़ेगा। आज वहाँ पे सरकार जो बनी है प्रदेश में, और जहाँ की सरकार जो बनी है, किस प्रकार क्या हालात का इनके ठीक करने का प्रयास नहीं कर रहे, वो क्या हाथ पे हाथ धरी हुई बैठी हुई है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पहले भी इस प्रकार मैं कहता 2008 2010 की वारदातों ने जिस प्रकार का अंजाम लिया वो हम सब देख चुके हैं। और उन सब चीज़ों के बारे में जैसे सुबह ही आदरणीय चेयरमैन साहब ने जिस प्रकार रखा, कई देशों में जिस प्रकार आतंकवाद मुंह खोल कर खड़ा है, और किस प्रकार आतंकवाद बढ़ रहा है, उसमें कई लोग शहीद हुए हैं, कई लोग मारे गए हैं। वही आतंकवाद की जड़ में हम आज भी हैं।
हमसे ज़्यादा शायद इस हाउस में हमारे बड़े बुजुर्ग नेता डॉक्टर करण सिंह जी, जो इस परिवार के साथ जुड़ा, जिनका एक राज्य होता था, महाराजा हरि सिंह जी के वो पुत्र हैं। मैं भली भांति जानते हैं कि सारी चीज़ें कैसे कैसे हुई। मैं तो सुनने के लिए था, शायद वो लंबा बोले, विस्तार से बोले, चर्चा करेंगे और अपनी बात को इस प्रकार का रखेंगे जम्मू कश्मीर की समस्या किस प्रकार से है, लेकिन उन्होंने संक्षिप्त नहीं रखा। इन सब चीज़ों के बारे में अगर सोचते हुए आगे बढ़े तो 1990 में भी एक समय ऐसे आया था, ऐसा लगता था शायद जम्मू कश्मीर बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन हमारे देश के नौजवानों ने, हमारे देश के फौजियों ने, हमारे देश के नेताओं ने और हमारे देश के समाज ने किस प्रकार उसे संभालने की कोशिश की और राजनीति से ऊपर उठकर सारी बात की। वह किस दल का था कोई पता नहीं था। वो सोचते हैं कि हम इस देश के हैं, मैं देश इस समाज का हूं और मुझे इस देश जम्मू कश्मीर को बचाना है। इस प्रकार का प्रयास किया होगा, तभी जाकर आस्ता आस्ता जाकर ये लगा होगा कि जम्मू कश्मीर आज हमारे साथ है। अन्यथा जिस प्रकार की वहाँ की वारदातें थी, क्योंकि हम में से बहुत कम लोग गए होंगे, हमारे अय्याज साहब उस समय को अच्छी प्रकार जानते हैं कि किस प्रकार क्या क्या हुआ होगा, क्योंकि वह उस समय वहाँ पे गए थे, वहाँ की वारदातों को देखा था, सुना था। ऑल पार्टी डेलीगेशन गए थे, आदरणीय उस समय के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी गए थे। उस समय तो ऐसा लगता था कश्मीर बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन उस समय भी कश्मीर को बचाने का प्रयास किया। वहाँ पे जातियाँ कुछ न कुछ कई बार शक्ति होती है। अभी भी जान के जिस प्रकार सारी वारदातें हो रही हैं, उन सब में हम देखते हैं कई बार हम सरकार पे दोष तो लगा देते हैं, लेकिन संभालने की बारी आती है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है तब पता चलता है कि किस प्रकार से उसे संभाला जाता है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी और हमारे जिनके वहाँ की मुख्यमंत्री महबूबा जी ठीक प्रकार से जिस प्रकार उस सिचुएशन को डील करना चाहिए वो करने पर लगी हुई हैं। हम सब चीज़ों को उस वहाँ पे संभालने का प्रयास कर रहे हैं। दिन में 2-3 बार आपस में मिलने के उपरांत सारी बातों को लेकर एक एक छोटी से छोटी बात पे चर्चा होती है। जिस बात को जिनके जहाँ पे रखा गया कि छोटा बच्चा 5 साल का 10 साल का, जिस प्रकार से एक सुरक्षा कर्मी द्वारा यानी कि ये वारदात हुई, ये भी सामने आई। लेकिन जब मॉब चलता है तो हम सब जानते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे जो अवश्य कहना चाहूँगा, आप उसे डिफेंड मत कीजिए किस चीज़ को। गिलानी जैसे लोग, जसीन मलिक जैसे लोग, 3-4 लोगों का पॉलिटिकल प्रोसेस वहाँ शुरू होना चाहिए। बहुत सारे नेताओं ने इस प्रकार के भी बोला, आदरणीय शरद यादव जी बोल रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ इन नेताओं के बच्चों को पूछिए, वो बच्चे कहाँ हैं उनके? वो बच्चे तो आकर जन के पूरे देश में बाकी जगहों पे पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं कश्मीर में पढ़ा रहे? वो अपने बच्चों को वहाँ क्यों नहीं रख रहे? अपने बच्चों को तो सेफ साइड में सुरक्षित जगहों पर रखा हुआ, लेकिन वहाँ मार खाने के लिए वहाँ गरीब का बच्चा रहे। और किस प्रकार से वहाँ एक्सप्लॉइट किया जाता है, कैसे पत्थर दिए जाते हैं पैसों के आधार पर। 300 रुपये 400 रुपया प्रतिदिन आप पत्थर उठाओ और पत्थर फेंको। इस प्रकार की वारदातें करवाने के लिए कौन लोग हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं राजनीति से ऊपर उठकर हम उठें और चर्चा करें। अगर जम्मू कश्मीर जन के जिस प्रकार कहा गया कि पूरा शरीर है और शरीर के कहीं कोई चीज़ चुभन होती है तो चुभन पूरे शरीर को महसूस होती है। अगर जम्मू कश्मीर में कोई बात हो रही है तो पूरे देश को यानी कि इस प्रकार से लगना चाहिए गलत हो रहा है। गलत को गलत कहिए, सही को सही कहना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी बातें हम कहते नहीं हैं। बहुत अच्छा लगा पिछले दिनों इनके बाद अय्याज साहब का बयान भी आया था कि जो आतंकवादी है उसे सख्ती से निपटना चाहिए, अगर मारा जाता है तो उसे मरना भी चाहिए। जो बात उन्होंने रखी, लेकिन ऐसे भी ट्वीट किया जाता है हमारे मुख्यमंत्री द्वारा। गलती पे गलती निकालने पे उतारू है, कभी उन्होंने ठीक करने की कोशिश नहीं की, ना बताया गया कि ऐसे ठीक किया जाए। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो सदन के सदस्य नहीं है, इसलिए उन नेताओं के बारे में सोचना पड़ेगा। हम सब जन के जहाँ पर जिस बात की चर्चा करने के लिए जहाँ पे बैठे हुए हैं वह चर्चा है जम्मू कश्मीर कैसे बचे।
जम्मू के समाज को कैसे वहाँ पे शांति हो। वह शांति आज से नहीं, ये 2 सालों में हम इस सरकारें जो बनी हैं इस समय के नहीं है। अशांति कई वर्षों पुरानी वहाँ गई हुई है, कभी आती है कभी नहीं आती है। दूसरा प्रश्न रखा गया कि वहाँ पे शायद भाजपा को जम्मू में लोग जो हैं कश्मीर के लोग चाहते नहीं थे। मैं चाहता हूँ इस प्रकार का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो 4 से लेकर 5 लाख तक टूरिस्ट आया होगा वहाँ पे। आदरणीय आजाद साहब मुख्यमंत्री थे, वहाँ एक ट्यूलिप गार्डन बना हुआ है, विभिन्न प्रकार के फूल वहाँ पे हैं। अगर वहाँ गए होंगे तो 2 लाख से ज़्यादा संख्या वहाँ गई होगी। इसी वर्ष कह रहा हूँ मैं। अगर हम गुलमर्ग के स्थान पे देखें, गुलमर्ग में जगह नहीं थी इस बार जाने के लिए, इस प्रकार का इतना टूरिस्ट इस देश से गया है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को कुछ चीज़ें हैं सुहाई नहीं जाती, आंखों में चुभन हो जाती है। हो ये हो रहा है, ये तो शांत हो गया, पूरा देश जल के ठीक प्रकार से चल पड़ा। जम्मू कश्मीर बिल्कुल शांति की और राह पे चल पड़ा। कहीं कि जहाँ का समाज जो है वो उसका भविष्य जो है अच्छा ना चल पड़े, वो उज्जवल ना हो जाए। तो इस प्रकार की बात आते हैं। उस समय पर मैंने कहा ये एक केवल जम्मू कश्मीर के साथ जिस प्रकार की सीमाएं जुड़ी हैं वह लोग नहीं चाहते जो दूसरे देश के हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति को बहाली किया जाए। इसलिए बहुत ही मैं कहता हूँ, जहाँ आग्रह करता हूँ कि पूरा हाउस, यानी कि जिस प्रकार यूनानी में से 1994 में प्रस्ताव आया था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमारे यानी कि अभिन्न अंग के तौर पर कोई देख नहीं सकता, भारत के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कोई समस्या है तो केवल POK की है। तो इस प्रकार के हाउस को मानते हुए आगे बढ़ने चाहिए। फिर बीच में कैसे बात आती है, कैसे बातें उठती हैं, इन सबको दरकिनार करते हुए हम जिस प्रकार के केवल लोग उसकी तरफ चाहते हैं जहाँ भाजपा को नहीं चाहते, ऐसी कोई बात नहीं। सरकारें ठीक से चल रही हैं, सरकारें ठीक से काम कर रही हैं और आने वाले दिनों में सरकारें ठीक हैं। लेकिन हम सब मिलकर अगर कोई उसमें और वृद्धि करनी हो, कोई बात करनी हो तो हम सब बैठकर कर सकते हैं। इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद। श्री संजय राउत जी। थैंक यू सर। डिप्टी चेयरमैन सर, जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत ही गंभीरता से हम चर्चा इस सदन में कर रहे हैं। पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़र हमारे पे है। ये कोई राजनीतिक पार्टी का राजनीति करने का विषय नहीं है। हम सब एक आवाज में, एक सुर में यही बोलेंगे कि कश्मीर में शांति रहनी चाहिए, कश्मीर हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग रहना चाहिए और कश्मीर की जो जनता है उसे दिलो दिमाग में ये देश हमारा है, देशवासी हमारे हैं, ये भावना दिनों दिन बढ़नी चाहिए। लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं है सर। कश्मीर जल रहा है, हेवन इज ऑन फायर, लेकिन ये आग जो है ये आज नहीं लगी है, ये 2 साल की आग नहीं है। आज हालात बिगड़ी है, लेकिन 60 साल से ये चिंगारी, ये आग जल रही है। और 60 साल से हम चाहे सदन में हो चाहे सदन के बाहर हो, हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं, कश्मीर की रोजगार देने की बात करते हैं, कश्मीरी लोगों को एजुकेशन की बात करते हैं, डायलॉग की बात करते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने की बात हमेशा होती है और हमारे कश्मीरी भाइयों को मेन स्ट्रीम में लाने की बात 60 साल से हम करते आए हैं। फिर भी कुछ ऐसी बातें होती है और हमेशा सब पर पानी फिर जाता है। जब भी कोई आतंकवादी चाहे कश्मीर में मारा जाता है, जब किसी आतंकवादी को दिल्ली में फांसी दिया जाता है, तो उसका विद्रोह कश्मीर में दिखता है, क्योंकि इस देश का आतंकवाद की जो जड़ें हैं वो पाकिस्तान के साथ कश्मीर में भी है। और फिर
चाहे अफजल गुरु हो, चाहे कल जो बुरहान वानी मारा गया, ये सब लोग मारने के बाद, फांसी देने के बाद जिस तरह से कश्मीर में हिंसा भड़कती है, मुझे लगता है ये देश के लिए, हम सब के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। दूसरी बात तो सभी वक्ताओं ने कहा, स्पीकर ने कहा कि कश्मीर में आम जनता के साथ जिस तरह से वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस, वहाँ के पुलिस, वहाँ के जवान जो बर्ताव करते हैं वो ठीक नहीं है। निरपराध लोग मारे गए हैं, बच्चे मारे गए हैं, बूढ़े मारे गए हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि यही हमारी सिक्योरिटी फोर्स, जवान वहाँ है, इसलिए कश्मीर आज हमारे देश में है। उसके ऊपर जो प्रेशर है वहाँ, आप कभी हमारे जवानों की भी पीठ थपथपाना चाहिए। सबसे पहले मैं हमारे सिक्योरिटी फोर्स का अभिनंदन करूँगा, इसलिए कि जो बुरहान वानी जो इनकाउंटर में मारा गया है, आप उसका इतिहास देखिए। जो कश्मीरी युवक, कश्मीरी युवा जिसको हम मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, ये बुरहान वानी ये युवकों को आतंकवादी संगठन में ज्वाइन करने के लिए अपील करता था। ये उनका पोस्टर हीरो था, पोस्टर बॉय था। ये हिजबुल में रिक्रूट करने की जो उसकी प्रोसेस चल रही थी, उसका वो कमांडर था। दक्षिण कश्मीर में एक नए तरह का आतंकवाद पैदा करने में उसकी मुख्य भूमिका थी और उसको पाकिस्तान से पूरी तरह से मदद मिलती थी। ये वानी जो है, उसने भी अनेक निरपराध लोगों को मारा है, पुलिस कर्मियों को मारा है, जवानों के ऊपर हमले किए हैं। अगर ऐसा एक भयंकर आतंकवादी मारा जाता है और उसके मातम के लिए, उसके समर्थन के लिए भीड़ बेकाबू होकर रास्ते पे आती है, सड़क पे आती है, वैली में हिंसाचार होता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर ये बेकाबू भीड़ के ऊपर हमारे सिक्योरिटी फोर्स के जवान फायरिंग करते हैं या कार्रवाई करते हैं, तो पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में इस प्रकार के फायरिंग में कुछ निरपराध लोग मारे जाते हैं। ये गलत। लेकिन कोई बच्चों को जानबूझ के नहीं मारता हमारे देश में। महिलाओं के ऊपर कोई सिक्योरिटी फोर्स का आदमी जानबूझकर गोली नहीं चलाएगा हमारे देश में। इतनी इंसानियत हमारे जवानों के, पुलिस के मन में और दिल में जरूर है। ये सबसे पहले हमने मानना चाहिए। पुलिस के ऊपर या सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन जिस हालात में वहाँ काम करते हैं, हम उसके लिए भी उनको धन्यवाद देना चाहिए। अब हमने सुना है ये बुरहान वानी के मरने के बाद पाकिस्तान ब्लैक डे मनाने जा रहा है। ये अच्छी बात है। अगर पाकिस्तान ब्लैक डे मना रहा है तो पाकिस्तान को 365 दिन ब्लैक डे मनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी फोर्स में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत है कि वो दर दिन कश्मीर वैली में एक बुरहान वानी को मारेगा और पाकिस्तान हर दिन एक ब्लैक डे मनाएगा। लेकिन ये नौबत नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, हमने जो बात कर रहे थे हमारे कुछ साथी, ये डायलॉग प्रोसेस शुरू होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि डायलॉग प्रोसेस बंद हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये प्रोसेस हमेशा शुरू की, चाहे पहले वाले प्रधानमंत्री हो, नरेंद्र मोदी जी हो, यहाँ तक कि नवाज शरीफ के साथ भी अचानक जाकर चाय पी के आए। उसका मतलब पाकिस्तान के जोड़ा जाता है। लेकिन अब पाकिस्तान के साथ चाय पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, ये बंद होना चाहिए। अगर चाय पे चर्चा होनी है तो हम लोगों को कश्मीर में जाकर कश्मीर के जनता के साथ चाय पे चर्चा करनी चाहिए। अनंतनाग में जाना चाहिए। आप जहाँ जहाँ बताएंगे, गुलाम आज़ाद साहब आप बताइए, महाराजा साहब बताएंगे, गृहमंत्री बताएंगे, कश्मीर में जो हमारा कश्मीर है, हिंदुस्तान का जो अंग है, हर जगह पे हम लोग सब लोग जाना चाहिए। हम तो चुनाव में पूरे देश में घूमते हैं पूरा फौज लेके,
महाराष्ट्र में चुनाव आ गए तो पूरी भारतीय जनता पार्टी वहां जाएगी, हम दूसरे स्टेट में जाएंगे। लेकिन हम सब मिलकर, सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर कश्मीर में जाना चाहिए, वहाँ के लोगों से साथ डायलॉग हमको भी करना चाहिए। पॉलिटिकल प्रोसेस का मतलब क्या है, दिल जीतने का मतलब क्या है? सिर्फ हमारे गृह मंत्री जाएंगे, प्रधानमंत्री जाएंगे, कुछ मंत्री जाएंगे, नहीं है। तो आपने जो ये सुझाव रखा है कि एक डेलीगेशन, ऑल पार्टी डेलीगेशन एक बार जाने से कुछ नहीं होगा, हमको भी वहाँ जाकर वहाँ उनके साथ बैठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि मैं पढ़ रहा था अभी कि गृह मंत्री साहब को कुछ इस्लाम के जाने माने मुसलमान दो मुल्ला मौलवी मिले और उसने कहा है जो मस्जिदों से जुड़े इमाम है जो कश्मीर घाटी में जाकर आम लोगों को शांति और मुख्य धारा से जुड़ने के लिए समझाएं। ये कोशिश अच्छी है, प्रयास अच्छी है, लेकिन ये दिल्ली में होता है। हर बार हम देखते हैं दिल्ली में ये बातें होती हैं, कोई वहाँ जाकर इस प्रकार का काम करते हुए मैंने अब तक देखा नहीं है। अगर जाना है तो उसको हमने एक नियोजित रूप से उसका ऊपर काम करेगा। मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये कोई धर्म का मामला है, कुछ लोग मानते हैं ये धर्म का मामला है, नहीं, उसे सिर्फ हम देश से जोड़ना चाहिए। आज कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं, ISIS के झंडे फहराए जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिए जाते हैं। अमरनाथ यात्रा से जो लोग लौटे जम्मू कश्मीर में आ रहे थे, उसको गाड़ी खड़ी कर कर नीचे उतारकर पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने के लिए मजबूर किया। ये बात हुई है, लेकिन उसके लिए पूरे कश्मीर के ऊपर मैं दोष नहीं दूंगा। कुछ लोग वहाँ है, हमको उसे कंट्रोल पे लेना चाहिए। और ये बुरहान वानी जैसे लोग अगर हमारे रिकॉर्ड पे है तो मुझे लगता है उसके पाकिस्तान का उनको समर्थन अगर है तो उनको ख़त्म करना चाहिए। उसके लिए यहाँ रोने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस सदन में ऐसे लोगों के लिए मातम करेंगे तो मुझे लगता है बाहर एक संदेश बाहर अलग जाएगा। इसलिए ये पूरा सदन, पूरे राजनीतिक दल ऐसे समय में कश्मीर के मामले में एक साथ, एक आवाज़ में सरकार के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ रहेंगे और जो भी निर्णय आप लेंगे देश के हित का होगा और हम सभी आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह जी। Respected Chair, honorable members, my apologies for missing the first time when my name was called out. On a lighter vein, I assumed that Dr. Karan Singh would take longer. I think the House would have wanted him to take longer, but I was misled. Honorable members, if Kashmir is the jewel in our crown, which it definitely is, we have to make every possible effort not to allow the slightest stigma or sullying of that jewel. And I think as a House, as Parliament, and as each political party, we have to deeply introspect, we have to retrospect, and we have to prospect on this issue collectively. I have two preliminary points before I make a few what I would imagine are constructive suggestions. The first preliminary point is that I think the opposition generally in this House has provided unstinted, widest possible support to the government on this issue. I think that every government should be fortunate and happy that this kind of widespread support is available. It's an extremely enviable and vital foundation to build upon, and the government should not take it lightly. The support it has got, whether it is the Wani issue, whether it is terrorism generally, and I certainly feel envious because I'm sure that previous governments, including ours, would have loved to have even a partial degree of similar support. I hate to say, but I don't think we got that kind of support. But we are happy to give it on an issue on which we believe the nation should be united. The second preliminary point is that if you look at any statistic, there had been a very remarkable secular and steep decline on the Kashmir issue in all parameters which were negative in the over 10-year period of the previous government. And that is not said in a party political divisive sense. It is said so as to underline the stage we had reached and the stage we must preserve
for the future. Take tourism figures, take external threat figures, take events, take deaths, take skirmishes. All figures showed a very, very healthy improvement. And I think that is a position which we must build upon. We cannot allow it to regress. यद्यपि हम इस तरह से पूरा समर्थन करेंगे, लेकिन साथ साथ विपक्ष की हैसियत से अगर हम वो चीज़ें नहीं कहें जो हमारा कर्तव्य बनता है, तो मैं समझता हूँ वो भी हमारी एब्डिकेशन होगा हमारे कर्तव्य का। और इसलिए मैं उस भावना से, जो मैं समझता हूँ सकारात्मक है, 5-6 मुद्दे बहुत संक्षेप में सुना चाहता हूँ। पहली बात सुनी नेता, इस हाउस के नेता से कि एक आवाज़ में बोलना है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन ये आवश्यक है कि हम सब उस आवाज़ की पहचान समझें। वो कौन सी आवाज़ है, उस आवाज़ को परिभाषित करना आवश्यक है, उस आवाज़ की पहचान समझना आवश्यक है। No doubt we have to speak in the same voice, but what is that voice? That voice has to be, it cannot be a voice which ignores attacks on our children. It cannot be a voice which ignores the grave damage done to large sections of the population. तो निश्चित रूप से वो सहमति बनानी है, आवाज़ बनानी है, लेकिन उस आवाज़ के साथ साथ उसकी परिभाषा और उसकी बाउंड्रीज, उसका स्कोप समझना भी आवश्यक है। दूसरी बात कि ये प्रयत्न करना आवश्यक है इस गठबंधन की सरकार को, जम्मू एंड कश्मीर की गठबंधन की सरकार को, कि जो आपसी फर्क हैं, भिन्नताएं हैं, जो असहमतियां हैं, उनको न्यूनतम करें। ये आज एक सबसे खुला जाना हुआ सीक्रेट है कि उस सरकार में बहुत सारा अलगाव है, आपसी मतभेद है, कभी कभी मनभेद भी है। जब ये नई सरकार बनी तो कई महीनों के लिए ये अलगाव और मतभेद और मनभेद दर्शित हुआ, जग चर्चित हुआ। हम ये जम्मू एंड कश्मीर में प्रशासनिक तौर से, लॉजिस्टिकल तौर से, फलसफे के आधार पे किसी भी रूप से इसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। अगर हमको अलगावियों से लड़ना है तो सरकार के गठबंधन के अलगाव को पहले हटाना पड़ेगा, और इसलिए ये अति आवश्यक है कि उसकी उस तरफ आमुख हो ये सरकार। और मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि सरकार उसको देखेगी। केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार का एक बहुत बड़ा जो गुट है वो उसी सरकार का है जो केंद्र में है। तीसरी बात कि ये ध्यान रखना है कि दो सरकारें नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में, एक सरकार जम्मू क्षेत्र के लिए, एक सरकार वैली के लिए। ये एक विडंबना है, ये मेरे पिछले सूत्र से ही जुड़ा हुआ बात है। इस बात को हमको बिल्कुल मिटाना है। हमारे अलग अलग वर्चस्व के क्षेत्र हो सकते हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में वर्चस्व के क्षेत्र ऐसे नहीं हो सकते कि कभी कभी लगता है कि दो दो सरकारें भिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं। इसलिए ये भी अति आवश्यक है इस ऐसी हालत से बचने के लिए। The fourth aspect, honorable members, is clearly the Pakistan factor. We are united as one, and we have heard those sentiments right through this house today and earlier, that Pakistan's troubleshooting and troublemaking status is exposed to the whole world. But that makes no difference. We have to also ensure that our policy towards Pakistan does not display any zigzag. We have to ensure that there is consistency in our policy, there is absolute unity, and that we do not allow optics to take the place of substance. Pakistan gets both false hope, it also gets false despair. We have to give it a clear, consistent, unwavering message. And unfortunately, and I say it with great humility and in a constructive spirit, the Government of India's policy can never, especially Quay Pakistan, be allowed to be episodic or event-based. It can never be knee-jerk. And there, I think, is a lot of work to be done to make that consistency. We have talked earlier, there is no contradiction in a soft and harsh approach in Jammu and Kashmir. There is no contradiction in a carrot and stick, although I don't like those two words. You can't have a one-size-fits-all approach. The terrorists and separatists have to be sent an unequivocal message. But that policy cannot even remotely be thought of for everybody else. There are very interesting articles recently
It is not that other parts of the world have not seen separatism of a worse kind. We had an interesting article recently on the Basque region in Spain. We had a very interesting article on Northern Ireland and England. Those were militarily, administratively, on the ground, worse situations. But if we hardly hear of them today, it is by assiduous efforts. We have to accept that those efforts work, and we have to examine and introspect whether we have applied enough of those efforts. Those efforts include real ground autonomy, real inclusion, real empathy and sympathy, real empowerment, not lip service. And I think we have to do it with a sense of purpose. There are always lessons to be learned around the globe, and there is no lesson which is foreign, which can't be adopted for Jammu and Kashmir. I'll end very shortly, Honourable Chair. Just two more points. This government has to contend with the ISIS, which is largely a phenomenon which has been born around the time when the new government took place. That should be a reason to exercise more restraint. When there is extreme provocation, when there are new forms and sources of provocation, the restraint also has to be proportionately more. I hope and trust that this government has factored that into all India policy and Kashmir policy. And equally, the point made by the leader of the opposition, graphically, but I will just add a sentence. India is not to be allowed to be a platform for the flotsam and jetsam rejected by other countries to propound their extreme theories, because we have a free media. I was happy to hear the Honourable Home Minister saying that he's looking very carefully, and the INB Minister, who's not here, saying he's looking very carefully at aspects of the media. We are the first to stand up for press freedom. I personally cherish and value it above all. But that cannot be a platform for those who are the flotsam and jetsam to do this. And lastly, this acronym, Honourable Chair, this acronym SOP, Standard Operating Procedure, I don't think it has been seen as anything more than an acronym. It has a lot of meaning. I saw the other day a very interesting film called Eye in the Sky, and I would commend some of the members of this house to see it. It's about drones. And drones have done much more havoc in Afghanistan and northwest frontier and elsewhere. It tells you how very senior people in the British administration have agonized on the standard operating procedure before applying drones in Kenya. It's a fictional account, but it tells you how important a role the standard operating procedure plays. And I want to understand, how is it possible if the first step is to aim below the waistline, if the first step is to use smoke, if the first step is to use water, if the first step is to use rubber and not real bullets, then how can casualties be? This is all written down in the standard operating procedure. Okay. But are we following and implementing? All right. I do hope and trust that the wisdom of this house will prevail and will provide that healing and calming touch to this most important issue. Thank you. Now, Sri Pramod Tripathi.